माय डियर स्टूडेंट्स, इस नए एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उनके उपलब्धियों की विवेचना। याद करेंगे, हमने बताया था कि सबसे पहले हड़प्पा काल, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल। अब महाजनपद काल में 16 महाजनपद को एक में कर देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करता है। इसीलिए ज़रूरत है हमें इसके जीवनी को जानने का और इसकी उपलब्धियों को जानने का। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी। सभी बोला कर बच्चा कम से कम। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। याद रखेंगे, हालांकि कुल जो है ये क्षत्रिय कुल हम नहीं लिखेंगे। आ रहा समझ में जी? सच पूछो तो इसके कुल का पता ही नहीं है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इसका नाम देते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? इनके पिता का नाम सूर्यगुप्त था, सूर्यगुप्त था। माता का नाम मूरा था। माता का नाम क्या था? मूरा। और यह मौर्य वंश का संस्थापक था। यहाँ मैं बता दूं बच्चे, जैसे ही अगले क्लास में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की यहाँ एक दासी थी जिसका नाम था मूरा। और दासियों की व्यवस्था पहले ठीक नहीं रहा करती थी। दासियों को लोग अपने दासी के रूप में इस्तेमाल करते थे और कभी कभी उसका शारीरिक शोषण भी कर देते थे। कहते हैं कि अलग अलग लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग बातें बताया है। कई लेखकों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का पता ही नहीं था। कौन पिता था इसका कोई निश्चित स्रोत नहीं है, लेकिन किसी लेखक ने लिखा है कि इसके पिता का नाम सूर्यगुप्त था। लेकिन अधिकतम लेखक ये मानते हैं कि उसके पिता का कोई पता नहीं था। लेकिन माता का नाम पता था कि माता का नाम क्या था जी? मूरा। और मूरा का पुत्र होने के नाते ही चंद्रगुप्त जब बड़ा होता है और महान बनता है तो अपने वंश का नाम रख देता है क्या? मौर्य। मूरा के नाम पे पड़ गया वंश का नाम मौर्य। इतना समझ में आ गया बच्चे? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ये सब आगे पढ़ोगे बच्चे। अब कहता है कि समझो कि इसी समय तक्षशिला के प्रतिष्ठित विद्वान चरक को नंद वंश का राजा घनानंद ने अपमानित कर दिया। ठीक है, तो चाणक्य ने अपनी शिखा को खोलकर यह प्रतिज्ञा किया कि जब तक वह मगध साम्राज्य से नंद वंश का अंत नहीं कर देगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। ये समझ लेना बच्चे। तक्षशिला में एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, उनका नाम था चरक। और उन्हीं के साथ समझो कि एक और महत्वपूर्ण सबसे महान विद्वानों में व्यक्ति थे जिसका नाम था, समझो कि इस चरक को समझो, चरक की जगह तुम चाणक्य लिखो। चरक न लिखकर क्या लिखोगे? चाणक्य। चरक नहीं लिखेंगे बच्चे। तो चाणक्य किस जगह पे शिक्षा लेते थे? तक्षशिला। कहाँ के महान विद्वान थे वो? तक्षशिला के। प्राचीन काल में, मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था बच्चे। तक्षशिला में ऐसा ऐसा विश्वविद्यालय होता था कि विदेशों से भी लोग आकर वहाँ अध्ययन करते थे। वहीं का समझो कि वो पंडित है चाणक्य, विद्वान व्यक्ति है चाणक्य, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के दरबार में गया है और अपमानित जब हो जाता है तो अपनी शिखा को, शिखा माने क्या समझते हैं? और ये चोटी जो होता है भोजपुरी में चिरकी बोलते हैं, ठीक है ना जी? वो लंबा सा उसको खोल दिया और बोला कि घनानंद, जब तक मैं तेरे वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपने शिखा को कभी बांधूंगा नहीं। इस तरीके से बच्चे इसी बीच चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तथा चाणक्य ने यह सोच लिया कि इसी बालक को इतना सक्षम बना देंगे कि वह नंद वंश का अंत कर देगा। कहते हैं बच्चे, गुरु के हाथ में समझो कि समाज का प्रलय और विनाश और उत्थान सब फलता है। ये कहावत है कि गुरु अगर किसी शिष्य को चाह दे कि मैं इसको ये बना दूँ तो गुरु बना देता है। चाणक्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की यहाँ प्रण तो कर लिया, लेकिन प्रण करके निकला तो एक अच्छे विद्यार्थी की तलाश में लग गया। वो गया तो देखता क्या है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक लड़का भैंस पे बैठा हुआ है। अब भैंस पे बैठ के वो राजा बन जाता है, जैसे हम लोग चोर सिपाही कैसे खेलते हैं बच्चे। तो देखा कि एक लड़का राजा बना हुआ है भैंस पर और बाकी प्रजा बने हुए हैं। ये कहा के कहता है कि महाराज की जय हो, हमारी गाय इसके खेत में चली गई तो बड़ा लाठी से मारा है ये, और न्याय कीजिए आप।
तो वह जो लड़का था वो चंद्रगुप्त था, जो भैंस पे बैठा हुआ था। वो न्याय करता था, बार बार वो खेलता था तो राजा बनता था, माने भैंस पे बैठ के अपने आप को महाराज समझता था। चाणक्य समझ गया कि इस बच्चे के अंदर महाराज बनने की, राजा बनने का गुण है। वह तुरंत उसको बुलाता है और कहता है कि क्या मेरा शिष्य बनोगे। चंद्रगुप्त काफ़ी उनके ऐसे ही मान लो कि गरीब बच्चा, वो उनके चरणों में गिर जाता है और उनका शिष्य बनता है। और उस शिष्य को पढ़ाते पढ़ाते, सिखाते सिखाते, शिक्षा देते देते चाणक्य उसको इतना महान बना देते हैं कि अंततोगत्वा वही चंद्रगुप्त नाम का बच्चा घनानंद के सेना में शामिल हो जाता है। बच्चे सेना में शामिल होकर आगे चलकर सेना से विद्रोह करवाता है और विद्रोह करवाकर अंततोगत्वा घनानंद पे आक्रमण करके घनानंद को समाप्त कर देता है। और इस तरीके से घनानंद का समूल नाश हो जाता है बच्चे, और चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी होती है। समझ में आ गया। और इस तरीके से अब एक नया वंश का शुरुआत होता है बच्चे। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो अब हम पढ़ते हैं इस नोट्स को। कहते हैं इसी कारण चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर अपने पाठशाला तक्षशिला विश्वविद्यालय में लाए तथा वहीं से उन्हें प्रशिक्षित करने लगे। वह चंद्रगुप्त को इतना प्रशिक्षित कर दिए कि वह अब नंद की सेना से अकेले लड़ सकता था। नंदी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? नंद लिखेंगे। पूछता है परीक्षा में कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कहाँ पे शिक्षा दिया? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अंततः 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार दिया तथा मगध की सत्ता से नंद वंश का खात्मा कर दिया और मगध की सत्ता पर एक नया वंश, कौन सा? मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। इसलिए मौर्य वंश के काल को हम 322 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। समझ में आ गया बच्चे? कोई कोई इतिहासकार इसको 321 ईस्वी पूर्व कहता है, कोई 322 ईस्वी पूर्व कहता है। अलग अलग साहित्य हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग डेट निकल जाता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चल अब हम इसमें पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ। अब समय आ गया है बच्चे जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है अब वह शासक बन गया है। कब? 322 ईस्वी पूर्व में। तो 322 ईस्वी पूर्व में जब शासक बनता है बच्चे तो उसकी कई सारी उपलब्धियाँ थी जो निम्नलिखित है। माने उपलब्धि माने कौन कौन वो काम कर दे रहा है ये देखना है बच्चे। तो सबसे पहला काम क्या करता है वो? मगध विजय। क्या करेगा बच्चा? मगध विजय। जिस मगध साम्राज्य माने मगध महाजनपद का वो शासक बनता है बच्चे। और उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ता है यहाँ देखते चलो। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर एक विशाल सेना का गठन किया और मगध पर आक्रमण कर दिया। जब मगध पर आक्रमण करेगा उस समय वहाँ का शासक कौन था? घनानंद। कौन था जी? घनानंद। उस समय मगध का राजा घनानंद था। घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच भीषण संघर्ष हुआ तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर 321 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बन गया। समझ में आ गया बच्चे? 321 ईस्वी पूर्व का है, 322 ईस्वी पूर्व का है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ साहित्यकार 321 कहते हैं, कुछ 322 कहते हैं। दोनों परीक्षा में नहीं देगा, याद रख लेना। समझ में आ गया ना जी? आगे अब हम कहते हैं कि पहला काम किसका हो गया बोलो? पहला अभी मगध का समापन हुआ है। अब मगध का समझो कि सम्राट जब बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, तब अगला काम क्या किया हो? पंजाब विजय। अब किधर बढ़ेगा जी? पंजाब की तरफ। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की ख्याति मुक्तिदाता और विजेता के रूप में है। पूछता है परीक्षा में मुक्तिदाता और विजेता किस राजा को उपाधि मिली है? चंद्रगुप्त मौर्य को। उसने पंजाब और सिंध को यूनानी प्रभुत्व से मुक्त कराया, इसीलिए इसे मुक्तिदाता कहते हैं। पूछेगा परीक्षा में कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने भारत का जो पंजाब और सिंध प्रांत था, सिंध अभी समझो पाकिस्तान में है लेकिन उस समय हमारे देश का हिस्सा था, उसको यूनानी प्रभुत्व से मुक्ति कराई। यूनान वालों का उस पर माने अधिकार था बच्चे। उसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विदेशी शासक के विरुद्ध लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने पंजाब के लड़ाकू कबीले की एक सेना संगठित की तथा अनेक सैनिक अभियान चलाकर पंजाब पर विजय प्राप्त कर लिया बच्चे, तथा अपने साम्राज्य का विस्तार
सिंधु नदी तक कर दिया। कहाँ तक कर दिया बच्चे? अर्थात यदि हम भारत की बात करें तो मौर्य वंश देख लो बच्चे, मगध की सत्ता से शुरू होता है। मगध माने कहाँ? बिहार। और ये पश्चिम में जाते 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 कहाँ तक चला गया है जी? सिंधु नदी के किनारे तक। कहाँ तक जी? सिंधु नदी के किनारे तक मौर्य साम्राज्य का पश्चिम में विस्तार था बच्चे। अब उत्तर में भी इसका विस्तार है। उत्तर में कहाँ तक? कश्मीर तक। जिस कश्मीर के पहलगाम में बच्चे अभी आतंकवादी हमले हुए हैं, उस कश्मीर पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, पश्चिम में सिंध नदी तक मौर्य का शासन। तो मौर्य का शासन इतना लंबा था कि प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना सीमा खींच दिया अखिल भारत का, उतना बड़ा सीमा आज तक नहीं खींचा पाया बच्चे। आज तक की मैं बातें करता हूँ, ठीक है। आज भी वो सिंध प्रांत हमारे देश से क्या हो गया है? अलग हो गया। आ रहा है समझ में ना? तो इस तरीके से बच्चे हम समझेंगे अभी चंद्रगुप्त मौर्य को। कहता है कि मगध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर पर आक्रमण किया तथा वहाँ का राजा मलय केतु था। जिस समय कश्मीर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया, उस समय वहाँ का राजा कौन था? मलय केतु। क्या बोलेंगे बच्चे? मलय केतु को चंद्रगुप्त मौर्य से पराजय स्वीकार करनी पड़ी। पराजय के बाद मलय केतु चंद्रगुप्त मौर्य को की बात नहीं मानी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके समर्थकों में फूट डाल दी, जिससे उसकी शक्ति बहुत ही कम हो गई। मतलब राजा जो हुआ करते थे पहले, वह साम दाम दंड भेद समझाते थे, बुझाते थे, नहीं तो फूट डाल देते थे और किसी तरीके से उसको अपने बस में करते थे। और इस तरीके से बच्चों अंत में विवश होकर मलय केतु ने चंद्रगुप्त से हार मान लिया तथा कश्मीर पर भी चंद्रगुप्त की विजय पताका लहराने लगी। तो इस तरीके से हम देख रहे, मगध पर उसने समझो कि स्थापित किया साम्राज्य, फैल गया कहाँ? सिंध तक, पंजाब तक और कश्मीर तक। इसी बीच अब एक संघर्ष होता है किससे? सेल्यूकस से। सेल्यूकस याद रखेंगे बच्चे, 312 से 311 ईस्वी पूर्व तक सिकंदर अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर चुका था। इसके बाद वह बेबीलोन और बैक्ट्रिया को रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर याद रखेंगे बच्चे, यूनान का एक ऐसा शासक जो समझ लो मात्र 21 साल की अवस्था में वह सोचता क्या था कि मैं पूरे विश्व पर विजय स्थापित करूंगा। दुनिया का ऐसा शासक जो कभी ये सोचा हो कि मैं एक देश या दो देश पर नहीं और राज्य पर नहीं, कहाँ? पूरे विश्व का मैं विजेता बनूंगा। विश्व विजेता का सपना देखने वाला व्यक्ति कौन था? सिकंदर। तो वर्ल्ड के महान लोगों में माना जाता है कौन? सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में जानो बच्चे। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस्पास। क्या फॉर्मूला लिख दिया मैं? यह परीक्षा में पूछता है। यहाँ घर पे तुम लोग अलग इसको नोट्स बना लेना, ट्रिपल स्टार्ट कर लेना। एस का मतलब होता है, पहले वाले एस का मतलब होता है सुकरात। क्या नाम है जी? सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और वो काफ़ी महान दार्शनिक थे। उनके शिष्य का नाम है पी से होता है प्लेटो। सुकरात के शिष्य का नाम क्या हो गया? पी से प्लेटो। तो प्लेटो के गुरु का नाम क्या हो गया? सुकरात। समझ में आ गया बच्चे? पूछता है कि प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, तो लिखेंगे सुकरात। सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो। प्लेटो के शिष्य का नाम है ए से अरस्तु। ए से एरिस्टोटल के नाम से जिसे जानते हैं हम लोग, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिक्स और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है बच्चे। तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। फिर उल्टा पढ़ते हैं, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। तो पूछता है परीक्षा में, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। मेरी परीक्षा में भी पूछ दिया है, तुम्हारी परीक्षा में भी पूछेगा बच्चे। जैसे ही 2-4-10 एग्जाम दोगे ना, कहीं ना कहीं ये गुरु शिष्य का संबंध जरूर पूछ देता है। इसीलिए मैंने यहाँ तुम्हें बता दिया। और जिस सिकंदर की बात करेंगे बच्चे, उसी सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति।
वही सिकंदर जो विश्व विजेता का ख्वाब देखा करता है बच्चे, उसका सेनापति कौन है? सेल्यूकस। तो कहानी शुरू हो रही है बच्चे, या थोड़ा सिकंदर को भी हम इसमें पढ़ लिए हैं, पढ़ो कि 305 से 304 ईस्वी पूर्व में काबुल के मार्ग से होता हुआ, काबुल माने अफगानिस्तान, काबुल माने क्या समझेंगे? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अरे बोला करे सर, एक जमाना था काबुल वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। कंधार का नाम सुना है, काबुल का नाम सुना है, काबुल वहाँ के नदी का भी नाम है बच्चे। तो कहते वह काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी के तरफ, सिंधु नदी को पार करते हुए चंद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति से भयभीत हुआ और भारत के सम्राट के हाथों पराजित होने का खतरा नहीं लिया। जब वहाँ से चला था बच्चा, वो कौन? सिकंदर की बातें हो रही है। तो जो समझ गया कि सिंधु नदी के पास तक एक भारत में शासक है जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत में एक ऐसा शासक है कि अगर हम गए तो वो हमको छोड़ेगा नहीं। तो वहीं से आकर और वहीं से समझो कि भारत पर आक्रमण न करके बगल में वह वापस होता है। लेकिन कहते कि इसलिए उसने 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर लिया तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अब ये जो 305 304 की जो हम घटना पढ़ रहे हैं, ये सब घटनाएं हैं किसकी? सेल्यूकस की, उसके सेनापति की। चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को देखते हुए सिकंदर का जो सेनापति है कौन? सेल्यूकस। उसने क्या किया कि 305 ईस्वी पूर्व सोचा कि अगर भारत में एंट्री करना है तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री का शादी ही इससे कर दूं। पुराने ज़माने में राजा क्या करते थे, किसी दूसरे राज्य को अपने वश में करने के लिए या तो उस पर आक्रमण कर देते थे, आक्रमण नहीं करते तो नहीं करते थे अगर, तो अपने बेटा या बेटी की उससे शादी कर देते थे। इसे याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुआ था किसका? हेलेना का। हेलेना किसकी पुत्र थी? सेल्यूकस की। साथ ही साथ उसने एरियाना के 4 प्रदेश हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल मौर्य सम्राट को दिए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सीमा का विस्तार मध्य एशिया तक हो गया। समझ रहे हो बच्चे? मध्य एशिया का 4 क्षेत्र था। ये चारों क्षेत्र परीक्षा में पूछता है कि कौन कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया। तो चंद्रगुप्त उसने एरियाना के 4 प्रदेश दिया था। कौन? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। अर्थात एक प्रकार से उसने समझो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूरा दे दिया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी के साथ इसके सटा हुआ ईरान का से सटे हुए हिस्से तक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य वंश का विस्तार हो गया बच्चे, मध्य एशिया तक। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार भेजा। समझ में आ रहा है बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी किया किससे? सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से, तो गिफ्ट के रूप में इसने भेजा क्या? 500 हाथी। अरे जब शादी होता है तो लड़का वाले के यहाँ से लड़की वाले के यहाँ कुछ आता है कि नहीं जी? क्या जाता है? आजकल सिर्फ आभूषण चला जाता है। बारात के दिन बेटा पक्ष वाला क्या करता है? लड़की के लिए एकदम पूरा आभूषण बना के लेके जाता है। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया जी? 500 हाथी भेज दिया, ठीक है ना। तथा सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा, जो अनेक वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा, जिसने अपनी रचनाएं इंडिका, कौन सी रचना लिखा था? इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं पाटलिपुत्र के बारे में लिखा। इसे समझेंगे बच्चे? मैं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ, बार बार परीक्षाओं में पूछता है, इसे समझ लो। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। किसने भेजा? सेल्यूकस जो आया वह कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। इंडिका में क्या वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और भारत के लोग कैसे हैं, भारत में पर्व त्यौहार कैसे है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, भारत के बारे में मौर्य काल की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो कौन सा पुस्तक पढ़ेंगे हम लोग? इंडिका। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज को किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब पूछेगा तो बता दोगे बच्चे?
इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार वो किया बच्चे। और उसने क्या क्या किया, थोड़ा सा यही पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार संपूर्ण भारत में किया। इसी तरह से उसका राज्य पश्चिम में काबुल, कंधार, हेरात, हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में कामरूप बोलते हैं असम को। काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार कंपटीशन के परीक्षा में पूछता है कि असम को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से जाना जाता था। और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। कहाँ तक फैल गया था जी? दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। इस तरीके से बच्चे जब हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो देखो ये लिख कर और भारत का एक मानचित्र बनाएंगे। देखो कैसे, ऐसे हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे देख लो बच्चे, इस समय ये गंगा है और ये यमुना है और ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। जब हम बात करेंगे बच्चे कि चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ कहाँ तक विस्तार था, तो देख लो ये टोटल मैसूर से लेकर ये ऊपर में इधर असम कामरूप तक, याद रखेंगे, ऊपर में जम्मू कश्मीर से लेकर अब पश्चिम में हेरात से लेकर काबुल से लेकर हिंदू कुश पर्वत से पाकिस्तान वगैरह, ये सब का सब हिस्सा किसका था जी? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो फिगर बना लोगे बच्चे तुम लोग। जैसे ही बनाओगे लास्ट में फिगर बना लेना। फिगर बनाकर दक्षिण में मैसूर दिखा देना, यहाँ पे कामरूप दिखा देना, ऊपर में कश्मीर दिखाना, इधर हेरात दिखा देना, कंधार दिखा देना, काबुल दिखा देना। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हम पढ़ लिए बच्चे, उसका साम्राज्य विस्तार पढ़ लिए। और कहते हैं जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह व्यक्ति एक दिन मर भी जाता है बच्चे। अंततोगत्वा चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु होती है बच्चे। और उसके बाद उसका बेटा आता है कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल को भी हम पढ़ लेंगे बच्चे, और अशोका के शासनकाल को तो हम लोग पढ़ेंगे। तब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मौर्य प्रशासन का वर्णन करें। मौर्य प्रशासन में समझो बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो, वो प्रशासन कैसे चलाते थे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।